हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीएमए मेड इजी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक्स की, जिसमें मेथड देखेंगे हम जॉब कॉस्टिंग मेथड, बैच कॉस्टिंग मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। साथ ही कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्ट कंट्रोल या बजटरी टेक्निक्स। तो यहाँ पर गाइस ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स और नए वीडियोस आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैंने कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स की, तो गाइस यहाँ पर कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं या कॉस्टिंग करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक। हमें जरूरी हो जाता है कि दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ में आए कि टेक्निक कौन सी है और मेथड्स कौन से हैं। तो कॉस्टिंग मेथड्स आर दोज विच हेल्प टू फर्म टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज ऑफर्ड बाय इट। ऑन द अदर हैंड कॉस्टिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो दोज विच आर हेल्प अ फर्म टू प्रेजेंट द डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर। कॉस्टिंग डेटा को पर्टिकुलर मैनर में दिखाने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं और मेथड का यूज करते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकें। टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग एज वेल एज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में हेल्पफुल होते हैं ये दोनों। कॉस्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स आर एक्सप्लेन बिलो। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हमारा पहला कॉस्टिंग मेथड है जॉब कॉस्टिंग मेथड, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। गाइस अगर इनको और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये टोटल 5 मेथड हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये डेटा दे रखा है। अब मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक डेटा रेडी किया है। कॉस्टिंग मेथड्स को हम इस तरीके से देख सकते हैं गाइस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग मेथड्स में कॉस्टिंग मेथड दो तरीके से आप देखो। एक तरफ आप देखोगे गुड्स, जो कंपनियां गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कंपनियां क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एक सेपरेट मेथड है गाइस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। और मैं बोल दूं कि ये चैप्टर के नाम है, अच्छा खासा इनका वेटेज है इंटर और फाइनल में। खासकर फाइनल में ओनली मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, लेकिन अगर हम बात करें इंटर में तो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इंट्रोडक्शन में ही है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जनरली सर्विस सेक्टर में यूज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है किसी का, स्कूल बस या कॉलेज बस चलाते हैं या स्कूल चलाते हैं, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, कॉस्ट पर पर्सन निकाला जाता है। जैसे अगर एक बस है तो बस में ऐसा तो नहीं है कि बस का पूरा किराया एक ही पैसेंजर से ले लिया जाए, तो पैसेंजर पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी आती है, ये सारी चीजें निकाली जाती है ताकि हम प्राइस फिक्स कर सकें। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जनरली यूज होता है सर्विस प्रोवाइडर के सिचुएशन में। और जहां पर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करें, जो गुड्स क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वहां पर हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो सिमिलर नेचर का जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, या जो एक जैसा गुड्स बार बार बनाते हैं, जिसको हम देखते हैं एट प्रोड्यूस एट लार्ज क्वांटिटी, और स्पेशल ऑर्डर पर जो गुड्स बनाते हैं, इसको दो कैटेगरी बनाए, यानी फर्स्ट सिमिलर नेचर और सेकंड स्पेशल ऑर्डर या स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट जो ऑन डिमांड, इसको कह सकते हो आप, ऑन डिमांड काम होता है यहाँ पर। तो सिमिलर नेचर में जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर, केमिकल, प्रोसेस का मतलब ही होता है गाइस इनपुट, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर फाइनली आउटपुट निकलता है, जिसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। और यहाँ पर यूनिट कैसे निकलती है, जो भी टोटल कॉस्ट आती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए, उससे आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका क्या हो चुका है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब स्पेशल ऑर्डर के बेस पर अगर हम बात करें तो 3 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं या 3 टाइप की कॉस्टिंग होती है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली वहां यूज होती है जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, इमूवेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रियल एस्टेट में यूज होता है जनरली ये, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस या कोई कॉम्प्लेक्स, कोई अपार्टमेंट बनाना, जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है, जो मूवेबल नहीं है, मूवेबल है, तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्ट कम शॉर्ट ड्यूरेशन या किसी दूसरी चीज का भी रहता है, लेकिन वो जनरली जॉब कॉस्टिंग में आ जाएगा। जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट के लिए होती है, बैच कॉस्टिंग भी शॉर्ट या मिडिल कह सकते हो आप। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है इसको हम समझते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक स्पेसिफाइड काम किया जाता है, जैसे कस्टमाइज फर्नीचर बनवाना घर के लिए, कोई आपने कस्टमाइज बिल बुक बनवाया, कोई प्रिंटिंग करवाई आपने, या आप ये समझ लो आपकी बाइक खराब हो जाती है, आप बाइक को रिपेयर पे डालते हो, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कार, एक नई कार लेकर आते हो और फिर उसमें जाकर आप एक साउंड सिस्टम लगवा रहे हो, तो वो एक सेपरेट टास्क होता है, उसके लिए जॉब कॉस्टिंग यूज होती है। अब जॉब कॉस्टिंग में हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसको बोलते हैं जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनेगी गाइस, सिंपली मटेरियल जो भी यूज हुआ जॉब में वो प्लस जो भी खर्चे एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट हो सकता है एज वेल एज इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और यहां से आप क्या निकाल लेते हो, जॉब कॉस्ट निकाल लेते हो। और जॉब कॉस्ट यानी एक पर्टिकुलर जॉब का मतलब ही क्या होता है, एक कार्य करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मेरे लिए एक फर्नीचर बना दो, तो फर्नीचर बनाने का कितना पैसा लोगे, तो वो कैसे निकालोगे आप, भाई जितना उसमें मटेरियल यूज हो रहा है प्लस जो आपके खर्चे आ रहे हैं। अब ये हो गया जॉब कॉस्ट। अगर आप बोलते हो 5,000 का कॉस्ट आ रहा है, आपने 1,000 का आपने उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया, आप प्राइस कोट कर सकते हो कि भैया 6,000 में बना दूंगा। तो ये जॉब कॉस्टिंग में यूज होता है बहुत हद तक। बैच कॉस्टिंग गाइज वहां पर होती है जहां पर सामान बल्क में बनता है। याद रखो जॉब कॉस्टिंग में पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन सकता है, या एक प्रोडक्ट बनाने के बाद हर एक काम यहां पर अलग अलग होता है। ये बहुत जॉब कॉस्टिंग के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहां पे रेडी किए हैं, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो नाम से। तो काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। सबसे पहली चीज, काम कैसे होता है, काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। हर जॉब अलग अलग होता है, ठीक है, हर काम अलग अलग होता है। उत्पादन उपभोक्ता की जरूरत के हिसाब से यानी ऑन डिमांड बनाया जाता है। हर जॉब की लागत पता करने के लिए एक अलग से जॉब शीट तैयार की जाती है। भाई किसी ने छोटा फर्नीचर बनवाया, किसी ने बड़ा फर्नीचर बनवाया, ताकि कुल उत्पादन की लागत ज्ञात की जा सके, यानी कि कैलकुलेट की जा सके। तो ये जॉब कॉस्टिंग में यूज होता है। सर तो बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में फर्क क्या है? बैच कॉस्टिंग गाइज वहां पर यूज होती है जहां पर प्रोडक्ट बल्क में बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, या मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है कोविड का वैक्सीन। कोविड का वैक्सीन गाइज बनेगा तो वो एक बैच में बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 वैक्सीन बना देंगे और बोल देंगे बस भैया प्राइम मिनिस्टर और अपना ये भी जो प्रेसिडेंट को वैक्सीन लगा दी जाएगी रसिया में, जैसे भी रसिया ने प्रोड्यूस कर लिया है वैक्सीन। तो ऐसा नहीं है, ये बल्क में बनेंगे और यहां पर एक पूरी बैच कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जहां पे प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। अगर हम बैच कॉस्टिंग की बात करें तो बैच कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है कंटिन्यूअसली, काफी टाइम से एक प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, एक कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है, एक कंपनी है जहां पे प्रोडक्शन चल रहा है। अब प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 सितंबर से स्टार्ट होकर, ठीक है, 31 अगस्त तक प्रोडक्शन चल रहा है। तो उससे जो प्रोडक्ट निकल कर आया, यहां से जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उस प्रोडक्ट को हम एक नाम दे देंगे, भैया ये फर्स्ट बैच में हमारा, जैसे पढ़ाई होती है फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच। बैच यानी एक लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में यहां पर प्रोड्यूस होता है। अब फिर सर वहां पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो जो भी बैच में प्रोडक्शन हुआ, जो भी बैच का प्रोडक्शन हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट जो आपने प्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ बैच। तो यहां से आप क्या निकालोगे? पर यूनिट कॉस्ट आप यहां से डिटरमाइन कर पाओगे। तो बैच में क्या होता है, बैच में जैसे मैंने यहां पर आपके लिए समरी रेडी किया है, बैच बल्क में काम बनता है। और दूसरी चीज, यहां एक काम निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअसली बेसिस पर एक ही काम होता है। जैसे वैक्सीन बनेगी कोविड की, तो कंटिन्यूअसली वैक्सीन ही वैक्सीन बनती चली जाएगी, ठीक है। यहां पर कैसे, वही तरीका है कॉस्ट कैलकुलेट करने का। मटेरियल जो भी कॉस्ट लगा प्लस जो भी एक्सपेंसेस हो जाएंगे आपके, एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने निकाल लिए, प्लस अदर एक्सपेंसेस आपने जो भी आपके लगते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, तो ये बैच कॉस्ट आ जाएगी। और बैच कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो भी बैच की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन अ बैच। तो यहां पर आप बैच की कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे। तो गाइज मैंने यहां पे समरी बनाई है आपके लिए, यानी कि कॉस्टिंग के मेथड को अगर समझना है तो आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर के लिए और गुड्स मैन्युफैक्चरर के लिए। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट में पर पैसेंजर कॉस्ट, अभी हम आगे देखेंगे भी पर यूनिट कैसे हो सकता है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को। तो यहां पर हमने देखा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां यूज होता है? जहां सर्विस दी जाती है, जहां पर क्या दिया जाता है गाइस? सर्विस दी जाती है। और जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो वो 2 टाइप के हो सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर यानी इसको कस्टमाइज भी बोल सकते हो, और ये स्टैंडर्डाइज बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है सबके लिए एक जैसा, और ये कैसा होता है? कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, ये कस्टमाइज होता है, ठीक है।
यहाँ पर कस्टमाइज ऑन डिमांड, ठीक है, कस्टमाइज ऑन डिमांड प्रोडक्ट बनाया जाता है, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज एक प्रोसेस हो सकती है, जैसे शुगर सबके लिए भैया ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं शुगर खाऊंगा तो मेरे लिए अलग बनाएगी कंपनी और आप शुगर खाओगे तो अलग बनाएगी। यहाँ पर तो क्या है, इनपुट जूस निकाला, जूस को गर्म करने रखा, प्रोसेस किया और इसके बाद उसको फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है शुगर, ठीक है। तो शुगर हुआ, केमिकल हुआ, वैक्सीन वगैरह हुआ, ये भी एक प्रोसेस हो सकती है जनरली, लेकिन ये बैच में नहीं बनते, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। यहाँ पर यूनिट मैंने जैसे बता दिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या क्वांटिटी प्रोड्यूस, यहाँ क्वांटिटी से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल पाओगे। ये प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ये जॉब कॉस्टिंग हो गया। अब फटाफट हम एक बार रीड कर लेते हैं कौन कौन से टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। आ जाइए देखते हैं जॉब कॉस्टिंग क्या होती है गाइस। अब देखो यहाँ पर आपकी बुकीज लैंग्वेज में हम देख लेते हैं जॉब कॉस्टिंग। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर दूं, जरा ध्यान देना। जॉब कॉस्टिंग मेथड इज यूज इन अ फर्म विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जॉब वर्क, जो जॉब वर्क के बेसिस पर काम करते हैं, हर एक काम को अलग अलग तरीके से करते हैं। देयर आर सम मैन्युफैक्चरर, कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं, यूनिट विच अंडरटेक जॉब वर्क एंड आर कॉल्ड एज जॉब ऑर्डर यूनिट, ठीक है। जैसे ऑन डिमांड काम कर रहे हैं, वो जो यूनिट वो बनाएंगे वो कहलाएंगे जॉब ऑर्डर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फर्नीचर की शॉप में जाओगे, वहां पर आपको कोई फर्नीचर पसंद आ गया और वो बोले भाई साहब ये हमको दे दो, बोलते नहीं ये किसी का बनवाया हुआ है ऑर्डर पे, तो वो क्या है, जॉब वर्क होता है गाइस। The main feature of these organization is that they produce according to the requirement of specialization. Underline these words again. Requirement किसके according fulfill की जाती है? The requirement and specifications of the consumer. Each job may be different. हर काम कैसा होगा? Different होगा from the other one. Production is only on specific order. Production कैसे होगा? Specific order and there is no प्रीडिटरमाइनरी प्रोडक्शन। ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया कोई आएगा वैसा बना देंगे। या फॉर एग्जांपल आप अपने कपड़े सिलवाते हो तो वो भी तो जॉब वर्क ही होता है, वहां पर आपके पहले से सिल के थोड़ी रखे उसने, कपड़ा आप अपना ले जाते हो और बोलते हो भैया ये लो सिल के दे दो। तो टेलर मेड जो कपड़े होते हैं, जो एक तो होता है रेडीमेड और एक जो हम खुद से बनवाते हैं, तो वो जॉब वर्क है, वो जॉब कॉस्टिंग है। इसलिए उसने पहले से कॉस्टिंग करके रखा है कि मेरा धागे का खर्चा इतना आएगा, मेरा लेबर का खर्चा इतना आएगा, मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा जो प्रीमाइसेस का खर्चा इतना आएगा, और वो आपसे सीधा बोल देता है भैया 500 रुपीज लूंगा। तो वो जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है गाइस। बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशन इट इज नेसेसरी टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब एंड हैंस जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पर जैसे अब कपड़े तो फिर भी ठीक है, यूनिफॉर्म हो सकते हैं सबके बराबर, उसने बोल दिया 500 में सिलूंगा। लेकिन फर्नीचर, घर का काम करवाना, फर्नीचर बनवाना, आपकी गाड़ी का रिपेयरिंग का वर्क है, आपने कोई और ऐसा काम दे दिया जो हर लेवल पर अलग अलग होता है, तो उसको हम जॉब कॉस्टिंग में यूज करते हैं। इन दिस सिस्टम ईच जॉब इज ट्रीटेड एज सेपरेटली एंड जॉब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जॉब। द जॉब कॉस्ट शीट हैज टू कंप्यूट द कॉस्ट of the job in a phased manner and finally arrive the total cost of production। और उससे हम total cost of production निकाल पाते हैं और हम प्राइस कोट कर पाते हैं। तो गाइस जॉब कॉस्टिंग कहां पर यूज होती है? खासकर हम बोल सकते हैं जहां पर कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये हमारी समरी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पर एक स्पेसिफिक काम के लिए जॉब कॉस्टिंग की जाती है, जो कि हम स्पेसिफिक हमारे लिए सिर्फ बनवाते हैं। बैच कॉस्टिंग जैसे मैंने बनाया जहां पर बल्क में प्रोडक्ट बनता है। This method is costing is used for those firms where production are made on continuous basis। ये लगातार काम करती है। Each unit coming out is uniform in all respect and production is made prior to demand। That is the anticipation of demand। ये पहले से पता होता है, जैसे हमें पता है ना वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में डिमांडेड है, उसी के लिए बनाएंगे हम। On batch of production consist of the unit produced for the time machinery is set the time when it is shut down for maintenance। For example, if the production commence on 1st January 2015 and machine is shut down for the maintenance on 1st April 2015, the number of units produced in this period, यानी 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक जो भी यूनिट प्रोड्यूस होंगी, पीरियड विल बी साइज इन अ वन बैच। उसको हम क्या कहेंगे? एक बैच या एक लॉट कहेंगे। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, the total cost during the period will be derived by the number of units divided by the number of units produced and unit cost will be work out। यहां पे उन्होंने क्या कहा? जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उस टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे गाइस? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट कॉस्ट आप क्या करोगे? वहां से कैलकुलेट कर लोगे।
firm producing consumer goods like television, air conditioners, washing machines, etc. are used in batch costing, जिनको बैच में बनाया जाता है, या जैसे मैंने बोला मेडिसिन वगैरह भी बैच में बनती है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें जनरली शुगर, केमिकल या फिर आप कह लो कि जो एक प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह ये प्रोसेस कॉस्टिंग में आते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट लाइक शुगर, केमिकल इन्वॉल्व कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हेंस प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड टू वर्क आउट फॉर द कॉस्टिंग प्रोडक्शन। The meaning of continuous process is the input introduced in the process are travel through the continuous process before finished product is produced। ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोसेस में चलता रहता है। जैसे कॉटन हम कह सकते हैं एक प्रोसेस के बाद ही कपड़ा बनता है। शुगर जूस निकालना, जूस निकालने के बाद उसे गर्म करना, गर्म करने के बाद भी उसको फिनिश करना और उसको सफाई करना और फाइनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है। ये किस में चलता रहता है, यहां पर एक वर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसकी होती है बिफोर फिनिश प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस, फर्स्ट बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस, सेकंड एंड द आउटपुट ऑफ प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ द प्रोसेस, थर्ड। ठीक है, हम कह सकते हैं जो मैंने आपको वहां पर एक ग्राफ बनाया था कि ये किस चीज का काम है, यानी इस तरीके से प्रोसेस में चलता रहता है। इनपुट प्रोसेस होने के बाद काफी टाइम तक प्रोसेस होगा एंड देन फाइनली आउटपुट यहां पर बन जाएगा। इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर प्रोसेस इज वर्कआउट। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे एंड पर यूनिट कॉस्ट इज वर्क आउट बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट। यानी कि आपने जो, अगर आप शुगर की बात करें तो हम हो सकता है पर टन अगर हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टन प्रोड्यूस, जो भी आपने शुगर प्रोड्यूस की है। इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, एडिबल ऑयल, केमिकल आर एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। ठीक है, एंड यूज प्रोसेस कॉस्टिंग, और ये सारी कंपनियां जो होंगी एडिबल ऑयल और शुगर, केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसमें मैंने बताया जैसे कि आप पैसेंजर वगैरह, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आते हैं। सर्विस सेक्टर या सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इसको यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड इज यूज इन अ सर्विस सेक्टर। कहां पर यूज होती है, सर्विस सेक्टर, टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड इज यूज इन हॉस्पिटल। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड कहां यूज होगा, हॉस्पिटल में, पावर जनरेटिंग यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक्सेट्रा। ये तीन चीजें अंडरलाइन कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल, पावर जनरेटिंग यूनिट एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक्सेट्रा। स्कूल कॉलेजेस भी इसमें आ जाएंगे। अब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय द कॉस्ट यूनिट फॉर वर्किंग आउट द पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पे भी हम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट जो भी कंप्यूट करेंगे हम। जैसे अगर आप बस चला रहे हो तो पूरे बस चलाने का कितना खर्चा आएगा, ड्राइवर का, फ्यूल का, डेप्रिसिएशन वगैरह और जो भी अदर टैक्सेस और चार्जेस हैं, डिवाइडेड बाय कितने पैसेंजर एक बार में यात्रा करेंगे, तो वहां से आप पर यूनिट या पर पैसेंजर कॉस्ट निकाल पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसको मैंने बोला, ये जनरली कहां पर यूज होता है, ये यूज होता है खासकर जहां पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज बनाते हैं जैसे रोड, ब्रिज, कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो चलिए ये देख लेते हैं। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकिंग। फॉर एग्जाम्पल cost of constructing bridge, commercial complex, residential complex, highway etc. is work out। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हो गए हैं। यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाईवेज, इसके अलावा ब्रिज या कोई बिल्डिंग, वर्क आउट बाय द यूज ऑफ दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एक्चुअली सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। ये किसके समान है, जॉब कॉस्टिंग के समान है, लेकिन द ओनली डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है, बीइंग दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वन कंस्ट्रक्शन जॉब मे बी टेक सेवरल मंथ और इवन ईयर बिफोर दे आर कंप्लीटेड। एक साल और कुछ महीने भी ले सकते हैं, while in job costing each job may be a short duration. In contract costing, as such contract may be take a long period of a completion. The question of computing the profit, it is it to be solved with the help of the well defined and accepted method से हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक साल में हो सकता है, जैसे आपने देखे होंगे ब्रिज बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कोई बड़ा सा
कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो बनने में टाइम लगता है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो एक वेल डिफाइंड मेथड बनाया गया है इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर देखिए आप ये बोल सकते हो, मैंने यहां पर बोला था लॉन्ग ड्यूरेशन एंड जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग आर शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन कैसा होता है? शॉर्ट होता है, कम समय के लिए होते हैं दोनों, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये चीज डिस्कस की। अब यहां पर एक बहुत ही बढ़िया चीज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ये हमने देख लिया, यहां पर हमारे पास सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉस्टिंग मेथड, किस चीज को किस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम्स आ सकता है, यहां पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि किस इंडस्ट्री को किस मेथड से उसकी कॉस्टिंग करनी चाहिए। जैसे अभी हम देख कर आ रहे हैं शुगर प्रोसेस में काउंट होती है। शुगर किस में काउंट होती है? प्रोसेस, क्योंकि शुगर में आपने देखा कि इनपुट लगता है, इनपुट के बाद वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद आउटपुट निकलता है। टॉय मेकिंग की हम बात करें तो टॉय मेक जो होते हैं, यानी कि आप इनको पर यूनिट बना सकते हो, या जो मशीन आएगी वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली टॉयज बनाती चली जाएगी और वो एक बैच में टॉयज बनाएगी। यानी मशीन को हमने सेट कर दिया और वो फटाफट बैच कॉस्टिंग मतलब यहां पर यूज होगा। क्योंकि यहां पर टॉयज ऐसा तो नहीं होता कि भैया एक हमारे लिए ये कोई केक थोड़ी ना है। हाँ, जैसे केक की बात करें तो केक कैसे बनेगा गाइस? केक कस्टमाइज होते हैं, तो वो जॉब कॉस्टिंग में आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात करें कि भाई हमने खुद से बनवाया केक ऑर्डर देकर, तो वो कस्टमाइज हो गया, वो जॉब कॉस्टिंग में आ जाएगा। लेकिन एक केक रेडीमेड भी तो मिलता है, कभी भी जाओ और लेकर आ जाओ, तो वो बैच कॉस्टिंग में आ जाएगा, समझे? या वैसे ही टॉय मेकिंग, हम टॉयज अपने हिसाब से थोड़ी बनवाते हैं, हम जाते हैं कोई भी शॉप पर जाते हैं और वहां से लेकर आते हैं, वहां पर बहुत सारे आइटम एक जैसे ही रखे रहते हैं, वो बैच में बनते हैं। स्टील और सीमेंट, अगर स्टील की बात करें तो स्टील भी एक दिन का एक यूनिट थोड़ी ना है, वो भी प्रोसेस में चलती है। पहले हमारे पास आयरन होता है, कच्चा लोहा होता है, कच्चे लोहे को हम गर्म करते हैं, गर्म लोहे के बाद एक प्रोसेस होने के बाद वो क्या बनता है? लोहा बनता है। तो वो किस में काउंट होगा? प्रोसेस में काउंट होगा। इनपुट में प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद वो फाइनल बन रहा है। अब साइकिल की बात करें तो साइकिल बाईसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीपल कॉस्टिंग वर्ड वहां यूज होगा जहां पर प्रोसेस भी है, बैच भी है, जहां पर आपका जॉब भी हो सकता है, यानी इसको कहेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग। जैसे बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हो सकता है टायर किसी और कंपनी से लेगी, ठीक है? अगर हम बात करें टायर किसी और कंपनी से ले रही है, ठीक है, और उसके जो उसमें जो और चीजें लगती हैं, जैसे ट्यूब की बात कर लें तो ट्यूब हो सकता है किसी दूसरी कंपनी से ले रही है, उसमें जो स्टील यूज हो रहा है वो कहीं और से ले रही है, तो वो क्या बनवा रही है रेडीमेड। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग चीजें हम अलग अलग जगह से ले रहे हैं, यानी कुछ उसमें जॉब कॉस्टिंग यूज हो रही है, कुछ बैच कॉस्टिंग यूज हो रही है, कुछ उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो रही है, तो इनको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है? तो बाईसाइकिल जो होती है उसमें जॉब जनरली और बैच दोनों यूज होते हैं, इसलिए इसमें मल्टीपल कॉस्टिंग में कवर करेंगे। स्टील और सीमेंट ऑलरेडी ऊपर ये लोग दे दिए हैं, तो यहाँ अगेन रिपीट किया इन्होंने। एयरक्राफ्ट, तो डेफिनेटली इसमें भी बहुत सारे सामान लगते हैं, तो ये मल्टीपल कॉस्टिंग में आ जाएगा। प्रिंटिंग की बात करें तो गाइस जॉब कॉस्टिंग में, प्रिंटिंग हम अपने हिसाब से करवाते हैं प्रिंटिंग, भैया इसकी फोटोकॉपी कर देना, तो वो पहले से खैर कैलकुलेट करके बैठा है, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से प्रिंटिंग करवाते हैं, तो अपने हिसाब से उसका पैसा वो कोट करता है हमको, या हमारे पेजेस के ऊपर भी रहता है। उसने देखा 400 पेजेस प्रिंट करवाने 350 में हो जाएंगे, 800 करवाने तो भैया जो है 600 में हो जाएंगे। ये क्या करता है? वो कॉस्ट कैलकुलेट करना है हर एक चीज की। तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो होती है वो एक पर्टिकुलर जॉब है, एक काम है, हर एक बंदा अलग अलग करवाता है, तो उसके लिए अलग अलग। हॉस्पिटल सर्विस सेक्टर है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आएगा। फार्माक्यूटिकल्स जो कंपनियां होती हैं वो भी एक प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है? वो एक प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट को रेडी करती हैं, तो वो क्या आ गया? प्रोसेस कॉस्टिंग में। जैसे मैंने बताया था कोविड का वैक्सीन बनाना एक बैच में बन रहा है, लेकिन वैक्सीन की जो मेडिसिन बन रही होगी, वैक्सीन का जो कंटेंट है वो किसका होगा? वो प्रोसेस का पार्ट होगा। तो वो कंटेंट बनने के बाद प्रोसेस वो बन गया, लिक्विड बन गया, और इसके बाद उसको बैच में हम पैक कर रहे हैं फटाफट कंटेंट के हिसाब से, तो वो बैच कॉस्टिंग भी हो सकता है। वहां पे बैच कॉस्टिंग यानी पैकिंग जो हो गई वो बैच में हो सकती है, उसका जो प्रोसेस करने का काम है, जो उसको बनाने का काम है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग का हो जाएगा। वेरी सिंगल यूनिट और आउटपुट के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। कैंटीन की बात करें तो ऑपरेटिंग में आती है, जिस तरह स्कूल होटल चलते हैं उसी तरह ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आ जाएगा। रोड आप बना रहे हो तो ये रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग का पार्ट है।
जबकि रोड बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन होता तो गाइस वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जाता। रेडीमेड गारमेंट्स बैच कॉस्टिंग में आ जाएंगे। अभी मैंने बोला था टेलर मेड गारमेंट जो हमने ऑन ऑर्डर बनवाए तो वो जॉब कॉस्टिंग में आएगा, बट रेडीमेड गारमेंट है, अगर वो क्या है, रेडीमेड गारमेंट है, तो वो बैच कॉस्टिंग का पार्ट होगा। सॉफ्ट ड्रिंक प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, एक प्रोसेस के बाद ही सॉफ्ट ड्रिंक रेडी होता है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने पानी लिया, पानी में कुछ उन्होंने केमिकल मिलाया है, जो भी उनके पास पाउडर वगैरह होता होगा उसको वो मिक्स करते होंगे और उसको पैक करने के बाद एक प्रोसेस के बाद वो रेडी होता है। कोल सिंगल यूनिट आउटपुट है, इसको बनाना थोड़े पड़ता है, ये तो जमीन से खोदा जाता है, तो इसको मतलब हम कह सकते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसको बनाया नहीं जा रहा है, तो ये सिंगल यूनिट और आउटपुट है, इसको किसी प्रकार का इसमें कोई ना प्रोसेस का पार्ट है ना कुछ करने का पार्ट है। ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस का पार्ट है, क्रूड ऑयल हमने डाला, इधर से हमने एक प्रोडक्ट डाला और वहां से फिर क्या होते हैं 3-4 प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, उसको प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। दूसरी चीज ऑयल रिफाइनरी के बाद ब्रिक्स वगैरह होते हैं, तो सिंगल यूनिट और आउटपुट है, इसकी कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ब्रिक क्लीन जो होता है वो सिंगल यूनिट आउटपुट में आएगा। इंटीरियर डेकोरेशन जॉब कॉस्ट में, भाई हर घर का डेकोरेशन अलग अलग होता है। कॉलेज ऑपरेटिंग में आएंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। एडवर्टाइजमेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आपको याद होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जॉब कॉस्टिंग भाई हम अपने हिसाब से करवाते हैं, भैया साइज वगैरह जो भी है, पैम्पलेट का साइज है, बैनर का साइज है, तो सब अपने हिसाब से करवाते हैं, तो जॉब कॉस्टिंग में आ गया। एक सेपरेट टास्क होता है, ऐसा तो नहीं जैसा मैंने करवाया वैसे ही दूसरा करवाएगा। सोप इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, बचपन में हमने 11-12 में पढ़ा था। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जहां पर वो बहुत सारे केमिकल्स को मिलाने के बाद अलग अलग कंटेंट को रेडी करने के बाद और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। अब ये चीजें खुद से सोचोगे यार, प्रोसेस हो रही है या एक सिंगल टास्क है, तो जॉब एक यूनिट, बहुत सारी यूनिट एक जैसी बन रही है, तो बैच, बहुत सारे काम है उसमें, बैच भी है जॉब भी है, तो वो मल्टीपल। अगर सिंगल ही कोई प्रोडक्ट जमीन से निकाल लिया जा रहा है तो सिंगल यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये चीजें आपको सारी सोचनी पड़ेंगी, ठीक है, जैसे कोल है और यहाँ पर हमारा ब्रिक क्लीन है, ये सारी चीजें क्या होंगी, सिंगल यूनिट आउटपुट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सप्लाई, भाई सर्विस है, सर्विस में सर्विस जहां पर आ गई, जहां पर सर्विस की बात आ गई वहां ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लग जाएगा, ठीक है। फाउंड्रीज की हम बात करें तो जहां पर फैक्ट्री वगैरह की जो ढलाई वगैरह का काम होता है वो जॉब कॉस्टिंग होता है। जैसे आपने सुना होगा भाई छत डलाना है, तो उसका हर एक घर बनाने वाला जो काम होता है वो जो मतलब एक स्पेशल काम है, ढलाई वगैरह के काम है, उनको जॉब कॉस्टिंग में हर एक जॉब सेपरेट कंप्लीट किया जाता है। वीडियो ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग, यार इसमें जो है मल्टीपल कॉस्टिंग लग जाएगी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना सर्विस का काम है, ऑडियो रिकॉर्ड करना भी सर्विस का काम है, लेकिन फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमने बहुत सारे काम करवाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेन ड्राइव ली और पेन ड्राइव में आपने उसको लोड करवाया और उस पर बहुत सारी एडिटिंग हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं जॉब का काम भी है, कहीं ना कहीं एक सर्विस सेक्टर ऑपरेटिंग भी है। तो इसलिए जहां पर एक से ज्यादा चीजें यूज हो जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉस्टिंग। तो गाइस ये चीजें आपको याद रखना, मल्टीपल कहां पर, जहां पर एक से ज्यादा कॉस्टिंग मेथड यूज हो रहा है। और सब असेंबलिंग की अगर हम बात करें तो असेंबलिंग करना एक सेवा की तरह काम होता है, सर्विस का काम है, ठीक है, मतलब असेंबलिंग करना दो चीजों को जोड़ के दे देना सर्विस का काम है। मतलब आपने उसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, आपने ए प्रोडक्ट को जोड़ा, बी प्रोडक्ट को जोड़ा और सी प्रोडक्ट बना दिया, तो वो भी क्या है, सर्विस का काम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में काउंट किया जाएगा। तो ये हमने अलग अलग चीजों को हमने बताया कि किस तरीके से यहां पर अलग अलग चीजों को किस कॉस्टिंग मेथड में हम, कौन सा कॉस्टिंग मेथड किस इंडस्ट्री पे अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर टेक्निक की, कि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कौन कौन सी है। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग की अगर हम बात करें गाइस, तो यहां पर जनरली हमारे सिलेबस में या हमारे सीएमए फाउंडेशन सिलेबस में 3 टेक्निक की बात की गई है, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग। एज मेंशन्ड अबव, कॉस्टिंग मेथड आर कंप्यूटेशन, हाँ ये चीज भी जरा ध्यान से पढ़ लें कि कॉस्टिंग मेथड कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट के लिए, ऑफ द प्रोडक्शन और सर्विस के लिए ऑफर्ड बाय एन फर्म। ऑन अदर हैंड, costing technique has to present the data in particular format of that decisions is making becomes easy। अब costing technique इसलिए होती है कि हम डेटा को किस मैनर में हम, किस मैनर में, किस फॉर्मेट में, किस मैनर और किस फॉर्मेट में हम दिखाएं। present the data in a particular format so that decisions making is become easy। costing technique also has, costing technique इस चीज के लिए हेल्प करेंगे for controlling and reducing the cost। The following are the technique of costing। कौन कौन सी टेक्निक है यहां पर, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीमांत लागत, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं प्रमाणगत या प्रमाण लागत, ठीक है, प्रमाणात्मक, बजटरी यानी बजट को बजटी बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल कॉस्टिंग। ये 3 मेन कॉस्टिंग के बारे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो देखो गाइस, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल है जहां पर हम डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं। तो आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिक्स का पार्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर लिया जाता है, यानी सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में जिसको हम यूज करते हैं वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही लिया जाता है, किसी भी फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं लिया जाता। खासकर डिसीजन मेकिंग में यूज की जाती है वो एरियाज जहां जहां पर ये यूज होती हैं। कहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज होती है? भाई बनाएं या खरीदें, मेक और बाय डिसीजंस में बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा, प्राइस फिक्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है कि सामने वाले को क्या प्राइस दें। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, भाई आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, तो कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं? ए बनाएं पहले, बी बनाएं, सी बनाएं, डी बनाएं। तो यहां पर प्रोडक्ट मिक्स में हो सकता है आप पहले ये बनाओ फर्स्ट नंबर पर, फिर सेकंड नंबर पर ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये। तो ये कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। हमारे पास चारों प्रोडक्ट बनाने का ऑप्शंस हैं और हम चारों प्रोडक्ट बना सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा क्रूड ऑयल को ही देख लो। क्रूड ऑयल से हम 3-4 चीजें निकालते हैं, तो भाई हम महंगी किस चीज को महंगा बेचते हैं? डेफिनेटली जो कम निकलती होगी और जिसका कॉस्ट ज्यादा आता होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात आती है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस डिसाइड होती है। हो सकता है डीजल अगर सबसे सस्ता मिलता है तो हो सकता है डीजल, या उससे भी सस्ता चारकोल वगैरह और ये जो चीजें होती हैं ये सस्ती मिलती हैं क्योंकि ये ज्यादा निकलती होंगी, वेस्ट होता होगा ये, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें सेल होती हैं। की फैक्टर्स एनालिसिस, कौन सा जो फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकता, या जो हमारे पास सबसे शॉर्ट है, उसको हम की फैक्टर एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो शॉर्ट प्रोडक्ट है हमारे पास। एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये भी देखा जाता है कि हम कोई हमारे पास बाहर से ऑर्डर आया है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। भाई अगर आप इंडिया की डिमांड सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो आप एक्सपोर्ट करो, नहीं कर पा रहे हो तो मत करो। दूसरी चीज, अगर इंडिया से महंगा विदेश में बिक रहा है तो एक्सपोर्ट करो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। तो ये चीज भी हमको देखनी पड़ती है। या हमारे पास आइडल कैपेसिटी है तो हम एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करें, अदरवाइज रिजेक्ट कर दें। तो ये चीजें मार्जिनल अकाउंटिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और मैं एक चीज और बता देता हूं, इसका इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप सीएमए फाइनल में पहुंचेंगे। आई होप कि सारे स्टूडेंट सीएमए फाइनल में पहुंचेंगे और सीएमए फाइनल में इसका बहुत वेटेज है गाइस। मार्जिनल कॉस्टिंग ही इंपॉर्टेंट है वहां पर, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ही ज्यादा वहां पर वेटेज दिया गया है। बाकी ये सारी छोटी छोटी कॉस्टिंग जो मेथड हमने इससे पहले पढ़े वो सारे आप यहाँ पढ़ लोगे, इंटर या इंटर तक आप पढ़ चुके होंगे। अब ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखो गाइस, मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस ऑफ द वॉल्यूम। हाँ, एक चीज जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल क्या होती है? फिक्स होती है, बट पर यूनिट क्या होती है? पर यूनिट चेंज होते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट का बोलते हैं कि ओवरऑल चेंज होती है, ओवरऑल चेंज होती है। एंड पर यूनिट क्या होती है? पर यूनिट फिक्स होती है। जैसे आप कच्चा सामान खरीद के लाते हो, पर यूनिट सेम है, लेकिन अगर 1 यूनिट खरीदोगे, मान के चलो 10 रुपए यूनिट, कोई चीज 10 रुपए यूनिट है, 100 खरीदोगे तब भी 10 रुपए यूनिट रहेगी, लेकिन अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000। एक खरीदोगे तो 10। फिक्स कॉस्ट जैसे कि रेंट अगर आप 5000 आपका रेंट है, 1 यूनिट बनाओगे तो 5000 का फिक्स कॉस्ट पड़ रहा है, और 10 यूनिट बनाओगे तो 500, 100 यूनिट बनाओगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 50। 1000 यूनिट बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 5। और 10,000 यूनिट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा ना, 0.5 हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट ओवरऑल क्या होती है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल क्या होती है? ये ओवरऑल ऑलवेज फिक्स होती है, बट पर यूनिट चेंज होती है। इसी चीज को यहां पर हमने डिस्कस किया है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, व्हाइल द वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
यानी कि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट उतनी बढ़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। दैट इज दे विल इंक्रीज इफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, यानी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड डिक्रीज इफ द प्रोडक्शन एज डिक्रीजेस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। In this technique, only variable costs are taken into the account while calculating production cost. Fixed costs are not absorbed in the production unit. They are written off to the costing profit or loss account. The reason behind this is that the fixed costs are period costs and hence should not be absorbed in the production. Secondly, they are variable on per unit basis and hence there is not equitable basis of charging them the product. और जो हम इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो टाइम बेसिस पर होती है गाइस। टाइम निकलेगा तो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, और टाइम तो निकलता ही है। इसीलिए हम जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यही वो पैसा है जो प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। This technique is effectively used for decision making in the area of like make or buy decisions, optimization of product mix, key factor analysis, fixation of selling price, accepting or rejecting of the export order and several other areas. तो हमने इसमें देखा कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए लेते हैं, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग का अजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो है जो हो सकता है दूसरे बंदे को ना लग रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका खुद का घर है और जिसमें आपने ऑफिस खोला है तो आपका रेंट नहीं लग रहा होगा, और एक बंदा ऐसा है जिसने ऑफिस खोला है और वो रेंटेड है। तो गाइस, अगर ये रेंटेड वाला बंदा अगर ये सोच के कि मेरा तो रेंट लग रहा है और इसकी कॉस्ट को भी वो किसी की ऑफर में ऐड कर दे, उसके पास ऑफर आया था कि कितने में दे दोगे, इसने ऑफर दिया भाई मैं 20 रुपए यूनिट दूंगा, 20 रुपए यूनिट, और जिसका खुद का घर है वो बंदा बोल दिया मैं तो भैया 15 रुपए यूनिट दूंगा, तो डेफिनेटली ऑफर किसके पास चला जाएगा गाइस? ऑफर चला जाएगा उस बंदे के पास जिसने कम प्राइस कोट किए। इसलिए फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर, ठीक है। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि फिक्स कॉस्ट को ऑलवेज इग्नोर करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हो सकता है दूसरे पर्सन के यहां पर ना हो ये कॉस्ट जो कि आपके यहां पर कॉस्ट है। लेकिन वेरिएबल तो ऐसा है भाई, ये तो आपको मार्केट में जितने में मिल रहा है वो सबको मिलेगा। सर हो सकता है उसके यहाँ खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूं, खुद प्रोड्यूस करने में भी तो कुछ कॉस्ट आएगी गाइस, आप प्रोड्यूस कर लो फिर उसको, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में, टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को या वेरिएबल ओवरहेड को ही लिया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है गाइस? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है एक प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। इसके बारे में मैंने समरी बना रखी है, पहले हम समरी देख लेते हैं। क्या समरी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ये पूर्व निर्धारित लागत होती है, ये एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब जिसको आपने टारगेट किया, जिसको आपने क्या किया गाइस, यहां पर आपने जिसको आपने टारगेट किया, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है किसको? एक्चुअल कॉस्ट को, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट को, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट को के साथ कंपेयर किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट को, और इससे निकल कर आते हैं वेरिएशंस। क्या निकल कर आते हैं? वेरिएशंस, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में विचलन, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकते हैं। तो यहां से हम डिसाइड करते हैं कि हमने टारगेट अचीव किए हैं या टारगेट अचीव नहीं किए। अब आइए अब जरा हम थ्योरी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट रिलेटिंग टू द मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है कि इतना होना चाहिए, तो दे आर प्रीडिटरमाइंड, दे आर वर्क आउट इन द साइंटिफिक बेसिस। मतलब इनको किसी फॉर्मूले के थ्रू, ऐसा नहीं कि हमने बस अपने हिसाब से टारगेट बना लिया, किसी चीज को साइंटिफिक बेसिस के आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है। Basis by conducting the technical analysis, they are computed for the all elements of cost such as material, हर एक चीज के लिए, हर कंपोनेंट के लिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। The main objective of fixation of standard of cost is to have a benchmark against which the actual performance can be compared। हम benchmark डिसाइड करना चाहते हैं कि भैया ये हमको अचीव करना है विद द एक्चुअल। बेंचमार्क को हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। Can be compared. This means that the actual costs are compared with the standard cost. यानी हम किसके साथ? स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। द डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया।
इफ एक्चुअल कॉस्ट आर मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट तो वेरिएंस इज एडवर्स। अगर आपने सोचा था 50 में प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन 60 में बना, तो भाई यहां पर हम डिफरेंस देख लो, नेगेटिव आया, तो ये क्या हो गया, एडवर्स। ठीक है, एंड एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, द वेरिएंस इज फेवरेबल। और अगर आपने सोचा था 50 में लेकिन प्रोडक्ट बन गया 40 में, तो यहां पर आपका 10 रुपए सरप्लस हो गया और ये आपके लिए क्या बन जाएगा, फेवरेबल गाइस। तो ये हो गया द एडवर्स वेरिएंस आर एनालाइज। और अगर एडवर्स आया, अगर आपका रिजल्ट क्या आता है, आपका रिजल्ट आता है एडवर्स, देन आप एनालाइज करोगे एंड रीजन फॉर द सेम आर फाउंड आउट। फेवरेबल वेरिएंस में ऑल्सो बी एनालाइज टू फाइंड आउट द रीजन। अगर फेवरेबल आता है तब भी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट टेक्निक टू कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। तो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कंट्रोल के लिए होती है, हमने एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया गाइस, आपने एक टारगेट सेट कर लिया। जैसे आपने एक टारगेट सेट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि आपका सीएमए फाउंडेशन में आपका 80 मार्क्स आएगा ईच सब्जेक्ट, यानी 80% आप लाने वाले हो। अब ये आपका स्टैंडर्ड हो गया जो आपने सोचा है कि सर रैंक बनाने के लिए ना 80% चाहिए। अब आपका एक्चुअल जो आया वो दो चीजें हो सकती हैं या तीन कह लो, या तो 80% ही हो, या क्या हो सकता है 90% हो, या क्या हो सकता है 70% हो। तो गाइस आप क्या कहोगे, 90, अरे हमने सोचा इतना था, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आप जब नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो आप रीजन भी देख सकते हो, रीजन बोल सकते हो सर पेपर इजी आया था, अगर कम आया तो सर पेपर टफ आया था, या अदर रीजन देख सकते हो, मैंने जो पढ़ा वही आया। अक्सर लोग बोलते हैं ना सर मैंने जो स्टडी किया वही आया। तो ये सारे चीजें रीजंस होते हैं जिनको हम फाइंड आउट करते हैं जब एक्चुअल रिजल्ट आ चुके होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल इट इज ऑल्सो अ टेक्निक फॉर कॉस्टिंग। बजट हम लोग गाइस डिसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए, इसके बारे में मैंने कुछ समरी बना रखी है। इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है ये, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां पर काफी सारे, दो चीज पढ़ चुके हैं, तीसरा है। बजट हमेशा क्वांटिटिव होता है। पहली चीज तो कीवर्ड्स आपको यहां पर याद रखनी है। बजट कैसा होता है, ऑलवेज क्वांटिटिव नेचर का होता है, यानी मौद्रिक रूप में प्रकट किया जाता है एक निर्धारित अवधि के लिए, और हमेशा बजट किसके लिए होता है, ऑलवेज फॉर फ्यूचर के लिए होता है गाइस। हमेशा किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है, एक निर्धारित अवधि के लिए तैयार किया जाता है और एडवांस में, यानी कि आपको अगर अगले 12 महीने के लिए बजट बनाना है तो आज आप बजट बनाओगे, तो एडवांस में आप रेडी कर रहे हो फ्यूचर के लिए। इसमें बजटेड एक्सपेंसेस और क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस में तुलना की जाती है समय निकलने के बाद, यानी 12 महीने बाद आप क्या करोगे, आपके जो भी खर्चे हुए एक्चुअल एक्सपेंसेस और बजटेड एक्सपेंसेस में आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तुलना करना आसानी होती है और तुलना करने से जो रिजल्ट आते हैं उनसे आप देखते हो डेविएशंस कहां पर आए। विशेष अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं, अवधि समाप्त होने के बाद वास्तविक उत्पादन से तुलना की जाती है। ये कुछ बजट एंड बजटरी कंट्रोल कॉस्टिंग के कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहां से निकाले। अब हम देख लेते हैं क्या है गाइस। बजट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटिव, किसमें डिफाइन किया जाता है, क्वांटिटिव मैनर में, एंड मॉनेटरी सिस्टम प्रिपेयर्ड प्रायर टू डिफाइंड पीरियड। ठीक है, एक प्रायर डिफाइंड पीरियड के लिए, निर्धारित अवधि के लिए, फॉर द पॉलिसीज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द पर्पस ऑफ अचीविंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। If we analyze this definition, it will be clear that budget is a statement, एक statement है which may be either, budget क्या है, is a statement, budget एक statement है जो which may be either in a monetary form or quantitative form और both में हो सकता है। For example, a production of budget can be prepared in a quantitative, production budget किस में बनाया जा सकता है, quantitative मात्रा में बनाया जा सकता है, हमें कितनी यूनिट बनाती है, from showing the target production। It can also be prepared in monetary terms, showing the monetary terms में बनाया जा सकता है, showing the expected cost of the production। Some budget can be prepared only in monetary terms, that is जैसे कि cash budget, क्या cash budget showing estimated receipt of payment in a particular period। कैश बजट के बारे में आपने अक्सर सोचा होगा, टारगेट सेट करना कि फ्यूचर में कितना आएगा, एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितनी होंगी, एंड पेमेंट इन अ पर्टिकुलर पेमेंट पीरियड।
आप पर्टिकुलर पीरियड में कितना पेमेंट करोगे। बी प्रिपेयर्ड मॉनेटरी टर्म्स ओनली, और इनको हम किसमें बनाते हैं, ओनली मॉनेटरी टर्म्स में बनाते हैं। प्रोडक्शन कितनी यूनिट बनानी, ये क्वांटिटी में बनाते हो आप। अनदर फीचर ऑफ बजट इज दैट ऑलवेज प्रिपेयर्ड प्रायर टू अ डिफाइनाइट पीरियड। दूसरी चीज, प्रायर हमेशा कैसे बनाया जाता है, एडवांस में बनाया जाता है, ठीक है, ऑफ टाइम, विच मीन्स द बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, एंड दैट टू फॉर डिफाइंड फ्यूचर, ठीक है, ये एंड दैट टू फॉर अ डिफाइनाइट फ्यूचर टाइम के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब बजट में भी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ के लिए बनाया जा सकता है, बट द टाइम पीरियड मस्ट बी सर्टेन होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, सर्टेन, एंड नॉट वैग्यू, इसका मतलब हो गया अनसर्टेन। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बजटिंग is that it lays down the objective to be achieved during the defined period of time and achieving the objective. Whatever policies are to be pursued are reflected in the budget. ये हो गया बजट का मीनिंग, या कहीं ना कहीं हमने बजट के बारे में देखा। बजट कंट्रोल इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब इसके बारे में कुछ एडवांस और भी एक्स्ट्रा चीजें दी है। बजट कंट्रोल्स इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ बजट इन कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द बजट, थ्रू दैट नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस हम ले सकें। जो भी अगर आपने बजट बनाया है, जो अगर वेरिएंस अगर ज्यादा कॉस्ट आ गई है, तो इससे आप नेसेसरी डिसीजंस ले सकें। फॉर एग्जांपल, व्हेन प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड, द प्रोडक्शन टारगेट्स आर लेड डाउन इन द सेम और पर्टिकुलर पीरियड। आफ्टर द पीरियड ओवर, द एक्चुअल प्रोडक्शन इज कंपेयर्ड विद द बजट एंड द डेविएशंस आर फाउंड आउट बाय द नेसेसरी करेक्शन एक्शन एज टू बी टेकन। सर स्टैंडर्ड में भी तो यही हो रहा था। गाइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, हमने बेंचमार्क डिसाइड किया था। यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग, हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड हो सकता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो कि वो कंपनी इतने में बनाती है, हमको भी वही पूरा करना है, लेकिन बजट हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपनी अपनी कहते हैं ना हैसियत के अकॉर्डिंग बनाओगे आप, और फिर आप कंपेयर करोगे, हमने सोचा था इतना खर्चा है लेकिन इतना आ गया, तो वो कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज, स्टैंडर्ड जनरली पास्ट के बेस पर बनाए जाते हैं। पास्ट का डेटा डिसाइड करके आप सोचते हो फ्यूचर में भी यही कॉस्ट आएगी, और बजट ओवरऑल बनाया जा रहा है, जबकि स्टैंडर्ड में हो सकता है पर यूनिट कॉस्ट हमने डिसाइड की वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑल्सो फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। हमारे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए यूज की जाती है। द सक्सेस ऑफ द टेक्निक डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स सच एज सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ये हमारी सक्सेस किस पर डिपेंड करेगी, मैनेजमेंट के सपोर्ट पर और एम्प्लॉइज के इन्वॉल्वमेंट और कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमने जो बजट हमने डिसाइड किया था उसको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं गाइस। तो अभी के इस वीडियो में गाइस, काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी शॉर्ट वीडियो में आप इतना ही देखिए। मैं कॉस्ट पर यूनिट की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यहां पर हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे जरूरी नहीं हर चीज का यूनिट हो, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉस्ट यूनिट के बारे में। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ सुझाव है तो सुझाव भी, आपके सुझावों का वेलकम है गाइस, और अगर कुछ शिकायतें हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो और बेहतर हो सके, और मुझसे जितना बेहतर होगा मैं करूंगा। आपके एग्जाम बहुत नियर आ गए हैं, रिवीजन करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, इन वीडियो क्लिप्स को। तो फिलहाल में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।